इसके मैं पहले ही बता दूं बेटा, जो ये वाला टॉपिक है, हाँ जी बेटा, ओके। सो बेटा मैं पहले ही बता दूं इसके बारे में कि अगर आपके पास ये वाला टॉपिक जो है न्यूक्लियस पे स्ट्रक्चर्स पे एट हाई स्पीड स्टेट्स या पॉपुलेशन ऑफ हाई स्पीड स्टेट्स, इसके बारे में बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस मेरे पास अवेलेबल है या मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है। तो जितना मैं डिलीवर कर पाऊंगा दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स, बिकॉज बहुत ज्यादा लिटरेचर मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन वो बात आ जाती है कि आपके पास एग्जाम में कितना चाहिए आपको या आपके पास फीडिंग कितनी चाहिए आपको, उस हिसाब से हम डील करेंगे। सो रोटेशनल मोशन के बारे में हम बात करेंगे। तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्टेट्स एट हाई स्पिन। तो पहली बात आ जाती है कि हाई स्टेट स्पिन स्टेट्स क्या होती है। जैसे आपके पास फर्मी लेवल तक आपके पास न्यूक्लियर फिलिप होता है, बिकॉज यूर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियर है वो फर्मियन मॉडल को फॉलो करते हैं। तो उसमें एक फर्मी लेवल होता है। तो मोस्टली जो आपके न्यूक्लियर है या फर्मी लेवल के आसपास ही रहते हैं, अगर जब तक उनको हायर एक्साइटेड स्टेट नहीं प्रोवाइड की जाती है, हाई एक्साइटेशन एनर्जी हम उनको नहीं देते। तो जैसे ही हम कोई भी न्यूक्लियर एक्शन कैरी आउट करवाते हैं, इसमें एक हैवी एन टारगेट होता है, जहाँ हैवी एन प्रोजेक्टाइल जो है जब उसको रिएक्शन करवाई जाती है तो उस केस में कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है या फिर कोई डायरेक्ट रिएक्शन होती है। तो उस केस में अगर आपके पास जो रिजल्टिंग मटेरियल है या रिजल्टिंग न्यूक्लियस है, अगर उसमें काफी ज्यादा अमाउंट में एक्साइटेशन एनर्जी अवेलेबल होती है, तो उसके काफी ज्यादा फर्मी लेवल से ऊपर वाले लेवल भी पॉपुलेट होंगे। मतलब जो फर्मी लेवल के आसपास जो बैलेंस न्यूक्लियन बैठे हुए, वो कोशिश करेंगे कि दे कैन कैरी दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे कैन यूटिलाइज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड गेट एक्साइटेड इनटू द हायर स्टेट्स। तो उस केस में हम उसको हाई स्पिन स्टेट्स बोलते हैं बेटा, ठीक है जी। तो जब वो न्यूक्लियर जो हाई स्पीड स्टेट्स में बैठे हुए जब वो डी एक्साइट करेंगे, तो मोस्टली जो रेडिएशन है वो गामा रे की फॉर्म में निकलेगी। एंड वो गामा रे जब हम डिटेक्टर के साथ डिटेक्ट करते हैं, तो हम उनको एनालाइज करके पता कर सकते हैं कि दो एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस कितना है। तो जो जस्ट लाइक लेजर फिजिक्स, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो गामा रे आ रही है, तो उस केस में आपके पास एनर्जी कितनी है। एंड जो गामा रे की एनर्जी होती है वो पर्टिकुलर पिन पॉइंट होती है। एंड जैसे मैंने बोल दिया 349.5 के ईवी की गामा आई है, तो दैट विल बी 349.5 के ईवी, उतनी ही रहेगी। कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे आप आज एक्सपेरिमेंट कर लीजिए या 10 साल बाद एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोई फर्क नहीं आएगा उसमें। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें रिजल्ट चेंज नहीं होंगे। ये नहीं है कि आपने सैंपल चेंज कर दिया तो आपके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियस के बारे में है, जिसको हम परटर्ब नहीं कर सकते ऐसा अपने हाथ से, ठीक है जी। बिकॉज हम जैसे जैसे हम बात करते हैं कि हम कोई भी सैंपल प्रिपेयर कर लिया, उसमें अगर बाई चांस हमने कंपोजिशन चेंज कर दी तो रिजल्ट चेंज हो गया, बाई चांस मिस्टेक से हो गया, जब हमने खुद मॉड्यूलेट कर दिया, उस केस में हमारे पास रिजल्ट मेरी कर जाते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपके पास टारगेट है, प्रोजेक्टाइल है, तो उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप उसको मॉड्यूलेट नहीं कर सकते। आप उसकी एनर्जी को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, जहाँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका रिएक्शन चैनल बदल जाएगा। अगर आपने एक पार्टिकुलर न्यूक्लियस पॉपुलेट किया, उसके रिगार्डिंग आपके पास अगर 75 आर्सेनिक आपने पॉपुलेट किया है, तो 75 आर्सेनिक की ही गामा आएंगी आपके पास। एंड उन गामा के कॉरस्पॉन्डिंग आप उसके लेवल जो है वो डेफिनेट ही रहेंगे। वो 10 साल बाद भी चेंज नहीं करेंगे, तो आप 5000 साल बाद भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके इसमें अब आपके पास जो रिजल्ट आते हैं वो एब्सोल्यूट आते हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं रहेगी, चाहे मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं या आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। एंड लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपका एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट होना चाहिए। तो रोटेशनल मोशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रैंकिंग मॉडल के साथ। बिकॉज क्रैंकिंग मॉडल क्या है, अभी तक हमने नेल्सन मॉडल जो कंसीडर किया है, नेल्सन मॉडल में हमारे पास हमने अभी डिफॉर्मेशन को इंक्लूड किया था अपने पोटेंशियल को ही डिफॉर्म कर दिया था। लेकिन उसके बाद हमने उसकी बिकॉज जो न्यूक्लियंस है वो रोटेशनल मोशन कंडक्ट करते हैं, तो अभी हमने पोटेंशियल को रोटेट नहीं करवाया। सो अगर हमारा पोटेंशियल जो है एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, अभी तक हमने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिफॉर्म किया था, या पोटेंशियल को डिफॉर्म करने के साथ हमने उसकी एक सिमेट्री एक्सिस डिफाइन कर दी थी। लेकिन अभी हमने क्या किया, इसके बाद हम जब क्रैंकिंग करेंगे तो हम उसकी रोटेशनल एक्सिस को भी डिफाइन कर देंगे कि न्यूक्लियस कौन सी एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा। तो रोटेशन विल बी क्वांटाइज्ड इन केस ऑफ न्यूक्लियस, तो दैट इज कॉल्ड द क्रैंकिंग मॉडल। जब हम रोटेशन को क्वांटाइज कर देते हैं तो उसको हम क्रैंकिंग मॉडल बोलते हैं। सो अप अंटिल नाउ, दिस इज के हाइडे की बुक है बेटा, इसको आप चेक कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ का पेज नंबर है दैट इज 404। सो रोटेशनल मोशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
तो ये आपके सिलेबस की बुक है बेटा, सबके सिलेबस में लिखा लिखा हुआ है बुक नंबर 3 और 5, एच एस हंस की बुक है और क्या की हाइडे की बुक है, तो दोनों बुक है। So up until now, a collective rotational motion was considered to be purely macroscopic feature related to the bulk property of the nucleus. However, the nuclear collective motion, इसके बाद हमारे पास इज बिल्ट फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर विच इज नेसेसरी टू डिटरमिन द कलेक्टिव वेरिएबल्स एंड पैरामीटर। तो उन्होंने बात की हुई है कि न्यूक्लियस की जो पिक्चर है उसको हम एज सच क्लासिकल ऑब्जेक्ट नहीं मान के चल सकते कि न्यूक्लियन एज सच ऑर्बिट में घूम रहा है, जैसे हम इसको बॉल के साथ कंपेयर करने लगे, ऐसी नहीं डिटेल आएगी। आपको उसको माइक्रोस्कोपिक पिक्चर के ऊपर डील करना पड़ेगा या क्वांटम मैकेनिक्स के साथ डील करना पड़ेगा। सो अंडरलाइंग जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आपको बिल्डअप करना पड़ेगा सो एज टू गेट सम इंफॉर्मेशन about the macroscopic structure of the nucleus. So cranking model allows the inertial parameters to be determined and has many advantages. तो जो क्रैंकिंग मॉडल है ये आपके इनर्शियल पैरामीटर्स, आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह हो गए, या आपके उसको बिकॉज रोटेशनल मोशन आ गया, न्यूक्लियस को हम रिजिड बॉडी मान लेते हैं, तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ जाएंगे। दो तरह के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, एक काइनेमेटिक होता है, एक डायनामेटिक होता है। ठीक है, काइनेमेटिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या डायनामिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आपके पास दो तरह के पैरामीटर होते हैं। इसको हम टाउ 1 एंड टाउ 2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इट प्रोवाइड्स ए फुली माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यूक्लियर रोटेशन। तो जैसे आपके पास क्या आता था, न्यूक्लियर नेल्सन मॉडल के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल इवॉल्व होते थे। तो जब आपके पास डिफॉर्मेशन प्लस रोटेशन आप ऐड कर देंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी एनर्जी लेवल इवॉल्व होंगे। तब के जो एनर्जी लेवल की जो शेप है ऑर्बिटल की, जो जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइंस नहीं होती एनर्जी लेवल, ये आपकी डिफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग इनकी जो स्लोप है वो वेरी करती है। तो डिपेंडिंग ऑन दी रोटेशन, कितनी रोटेशन फ्रीक्वेंसी पर न्यूक्लियस रोटेट कर रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल होंगे वो डिफर करेंगे एंड उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी चेंज होती रहेगी एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके एनर्जी लेवल की फिलिंग अप या आपके पास जो एक्साइटेड स्टेट्स होंगी वो वेरी करेंगी कि न्यूक्लियस कितनी एनर्जी स्टेट में एंड कौन सी डिफॉर्मेशन के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। So it provides a fully microscopic description of the nuclear rotation. It handles collective and single particle excitations on an equal footing, and it extends even to the very high spin states. The drawbacks are that it is a non-linear theory and that angular momentum is not conserved. तो इसकी जो मेन ड्रॉबैक है, इसमें हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर सकते। तो इसमें हम एज सच एंगुलर मोमेंटम स्टेट नहीं लिख सकते कि आई इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ऐसे नहीं लिखते। इसमें ई एफ डी जी ऐसे कुछ लेवल बनाए जाते हैं बेटा। इसमें दिया गया है, एक मिनट, इन द फर्स्ट डिस्कशन ऑफ क्रैंकिंग वाज गिवन बाय इंग्लिश 1954 एंड 1956 इन ए सेमी क्लासिकल कंटेक्स्ट। तो सेमी क्लासिकल मॉडल वो होता है जिसमें आपके पास कुछ पैरामीटर फिक्स होते हैं, कुछ पैरामीटर आप डिड्यूस करते हैं, मतलब आप कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज करके आप उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो सेमी क्लासिकल मॉडल होता है उसमें कुछ पैरामीटर जो होते हैं वो आप फ्री होते हैं और कुछ आपके डिपेंडेंट होते हैं, तो इसको हम सेमी क्लासिकल बोलते हैं। एक होता है सेल्फ कंसिस्टेंट, उसमें आपके सारे के सारे पैरामीटर मॉडल खुद कैलकुलेट करता है। तो दो तरह के मॉडल होते हैं। सो हियर वी ब्रीफली present the major steps in the derivation of the cranking model. The model of independent particles moving in an average potential which is rotating with the coordinate frames to fixed to the potential. तो हमारे पास क्या है, अब हमने पोटेंशियल को ही घुमाना शुरू कर दिया है। पोटेंशियल जो है यहाँ पे जो थर्ड एक्सिस बताई गई है, ये आपके पास बॉडी फिक्स्ड फ्रेम है जिसके अराउंड जो ओमेगा है, जो ये वाली ओमेगा जिसके अराउंड न्यूक्लियस रोटेट कर रहा है, दिस इज योर रोटेशनल एक्सिस। एंड ये वाली आपकी जो थर्ड एक्सिस है जिसको हम जेड एक्सिस बोलते हैं, ये आपकी सिमेट्री एक्सिस की कॉरेस्पॉन्डिंग आती है। We consider a single particle potential with fixed shape rotating with respect to the rotational axis omega vector, and thus we can express the time dependence. तो टाइम डिपेंडेंस जो है, बिकॉज आपका न्यूक्लियस रोटेट करेगा तो यहाँ पे टाइम डिपेंडेंस भी आएगी, ओमेगा टी का कंसेप्ट आएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के रिगार्डिंग। तो हमारे पास यहाँ पे आपके पास आ जाना चाहिए सच, जो आपके पास पोटेंशियल है दैट इज टाइम डिपेंडेंट। यहाँ पे आर थीटा एंड फाई आएगा माइनस ओमेगा टी एंड जीरो है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम आएगा। टाइम एवोल्यूशन भी यहाँ पे दे रखी है बेटा। Time dependence only shows up when a phi dependence on u potential occurs, which may implies axial symmetry around the rotational axis. तो यहाँ पे आपके पास axial symmetry को maintain किया गया है, उसके corresponding perpendicular axis के corresponding आपके पास rotation आ रही है, and rotation is with respect to a particular frequency जिसको हम ओमेगा के साथ represent कर रहे हैं।
ठीक है। सो इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रोटेशनल एक्सिस दे रखी है, रोटेशनल मोशन अबाउट इट एट एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड द रोटेशनल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंट्रिंसिक सिमेट्री एक्सिस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होगी बेटा। बाय मीन्स ऑफ द यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपके पास यहाँ पे यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगी। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट आपने बेटा ग्रुप थ्योरी में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बाय मीन्स ऑफ द यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा टी बाय एच क्रॉस, ये आपके पास होता है। यहाँ पे ओमेगा डॉट जे है बिकॉज हमने एंगुलर मोमेंटम के साथ रोटेशन भी लगा दी है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका डॉट प्रोडक्ट भी यहाँ पे आएगा। तो ओमेगा डॉट जे यहाँ पे अपने इंप्लीमेंट भी करना है, विच इंड्यूसेस a transformation of an angle phi is equal to omega t around the rotational axis and we can define the transformation। तो आप जो आपकी रोटेशन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ओमेगा डॉट जे का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। द लेटर इक्वेशन कंटेन्स एन एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन एच ऑफ ओमेगा व्हिच इज गिवन बाय एच ऑफ टी नॉट, जिसको हम बोलते हैं नेल्सन मॉडल, जिसमें हमने ये वाला हो गया आपके पास नेल्सन मॉडल, जिसमें हमने रोटेशन कंसीडर नहीं की है टी इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग। जब आप रोटेशन कंसीडर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आएगी, दैट विल बी ओमेगा डॉट जे and can be solved in the standard way leading to the factor like given by these values। तो h psi is equal to e psi, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो वी कैन obtain the energy eigen values of the original Hamiltonian as given by these values। तो एनर्जी आइगन वैल्यू और कुछ नहीं होती, इट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द Hamiltonian विद रिस्पेक्ट टू द वेव फंक्शन। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे फैक्टर आप कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप न्यूक्लियस को रोटेट करने की बात करते हैं उसमें क्या आएगा, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज आएंगी, तो उसको टेक केयर किया जाएगा इस केस में। तो कोरियोलिस इंटरेक्शन आएगी, कोरियोलिस इंटरेक्शन बिकॉज आपके पास न्यूक्लियस एज ए रिजिड बॉडी है, तो कोरियोलिस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी। तो ओमेगा डॉट जे है, ये कोरियोलिस इंटरेक्शन की बात करता है। सो फॉर सिस्टम विद स्पिन, अगर आपके पास स्पिन आ जाती है तो ऑपरेटर दैट जनरेट्स रोटेशन इज गिवन बाय एल प्लस एस। तो न्यूक्लियस को रोटेट कौन करवाएगा, देयर विच शुड बी ए जनरेटर। तो जनरेटर कौन होगा, एंगुलर मोमेंटम। द ओरिएंटेशन ऑफ द रोटेशनल एक्सिस इज कन्वेंशनली चूजन एज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो जो रोटेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द रोटेशनल एक्सिस है उसको हम पर्टिकुलरली डेजिग्नेट करके चलते हैं। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ज्यादा डिटेल में नहीं जाता बेटा। हैमिल्टोनियन ऑफ द क्रैंकिंग मॉडल जो है h of omega is equal to h cap minus omega into j cap of x आता है। यहाँ पे ये क्या है बेटा, it is with respect to the rotation axis। तो ये मैं वाला पार्ट मैं अपने नोट से करवाता हूँ बेटा, अदरवाइज आप कंफ्यूज आ जाओगे। यहाँ से इसके बाद हम स्विच करते हैं ऑन टू माई नोट्स। तो क्रैंकिंग शेल मॉडल, तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से कर देता हूँ। क्रैंकिंग शेल मॉडल जो है इसको हम नोट से करते हैं ढंग से, अदरवाइज कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। तो क्रैंकिंग शेल मॉडल, The cranked shell model जो है first suggested by Ignace 1954 provide a microscopic picture of the description of the alignment of the nucleons in a rotating nucleus taking into account the static deformation, deformed nuclear shapes and pairing correlation। तो pairing correlation आपके later stage का part है, उसको हम बाद में करेंगे बेटा। It handles collective and single particle excitation on equal footing and allows to determine inertial parameters and effect of rotation induced centrifugal and Coriolis effects। Coriolis forces on the nuclear shape can be visualized through the nuclear model calculation। The single particle cranking Hamiltonian is given by h of omega is equal to h naught minus omega into j of x। तो ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, आपके पास h नॉट क्या होगा, नेल्सन हैमिल्टोनियन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप उसके अंदर रोटेशन ऐड कर देंगे तो माइनस ओमेगा डॉट जे वाला कंसेप्ट आएगा। जे और कुछ नहीं है, इट इज दी प्रोजेक्शन ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम ऑन टू दी रोटेशन एक्सिस। तो आप रोटेशन एक्सिस की बात कर रहे हैं रादर देन सिमेट्री एक्सिस। अगर सिमेट्री एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट करवाएंगे तो ओमेगा आएगा, कैपिटल ओमेगा जो होता है। अगर आप सिमेट्री एक्सिस की बजाय आप रोटेशन एक्सिस के ऊपर जाएंगे, प्रोजेक्ट करवाएंगे, तो वहां पे आपके पास क्या आएगा, इट विल बी जी ऑफ एक्स। Here the term represents the centrifugal and Coriolis forces acting on the nucleus which breaks the time reversal symmetry। तो यहाँ पे आपके पास होगा जब आप Coriolis and centrifugal forces एक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे
में जाके आपका न्यूक्लियस जो है उस जब जो बैलेंस न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के बाद जो न्यूक्लियन है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज के अंडर आ जाएंगे एंड वहां पे जो न्यूक्लियन है वो अपने जो फ्लो है उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ब्रेकअप हो जाएगा, जिसको हम पेयर ब्रेकिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी टाइम इनवर्सल सिमेट्री जो है, जो आपके पास एक न्यूक्लियन राइट क्लॉकवाइज घूमता है, अगर आपके पास न्यूक्लियन का पेयर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक न्यूक्लियन जो है क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, सो एज टू मेंटेन द टाइम रिवर्सल सिमेट्री। तो आप ये वाला पार्ट आप पार्टिकल फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। एज ए रिजल्ट दी सिंगल पार्टिकल स्टेट्स आर नो लॉन्गर डीजनरेट। जब आपकी टाइम सिमेट्री जो ब्रेक हो जाएगी तो सिंगल पार्टिकल स्टेट जो है वो डीजनरेट नहीं रहेंगी। द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस हैमिल्टोनियन आर कॉल्ड रुथियंस। तो इसको हम जो एनर्जी आइगन वैल्यूज यहाँ पे निकलेंगी बाहर, जो हमने अभी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट की है, एनर्जी आइगन वैल्यूज आर कॉल्ड रुथियंस रादर देन एनर्जीज, बिकॉज हम यहाँ पे रोटेशन की बात कर रहे हैं, रोटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे रुथियंस आएंगी रादर देन एनर्जीज। तो the summation over all the independent particles of the system give the total Hamiltonian। तो आपके पास टोटल क्रैंकिंग हैमिल्टोनियन यहाँ पे जो होगा that will be given by summing over all the particles in valence particles। so h of omega कैपिटल के साथ लिखा हुआ है which will be at naught minus omega into I of x। I of x यहाँ पे projection of the angular momentum onto the रोटेशन एक्सिस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑन टू दी रोटेशन एक्सिस। तो ये वाला फंडा हमेशा याद रखिएगा, ये ओमेगा नहीं है या क्या एंगुलर मोमेंटम ऐसा सच नहीं है, प्रोजेक्शन है बेटा। टोटल एनर्जी इन दी लेबोरेटरी फ्रॉम, टोटल एनर्जी क्या आएगी बेटा, टोटल एनर्जी आपके पास नेल्सन मॉडल के कॉरेस्पॉन्डिंग या उसमें जो परटर्बेशन एडअप होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी आ जाएगी। तो परटर्ब्ड स्टेट्स जो परटर्बेशन है प्लस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेल्सन एनर्जीज, तो आप उसमें मॉडल कर सकते हैं। तो नेल्सन में ये करेक्शन फैक्टर आपको ऐड करना पड़ता है। आई ऑफ एक्स जो है जो स्मॉल के साथ लिखा हुआ है एंड ई ऑफ ओमेगा आर रिलेटेड एज गिवन बाय, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके पैरामीटर दे रखे हैं। तो आपके पास जो नेट हैमिल्टोनियन आता है टेकिंग इनटू केयर दी पेयरिंग इफेक्ट, जो आपके पास न्यूक्लियन पेयर एग्जिस्ट करते हैं, तो पेयरिंग कितनी है, पेयरिंग की स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे जाके पेयर ब्रेक कर जाएगा, वो सारे के सारे फैक्टर आपको टेक केयर करने पड़ते हैं। तो एच ऑफ ओमेगा जो है इसको हम चेक कर सकते हैं टोटल हैमिल्टोनियन फॉर द केस ऑफ क्रैंकिंग हैमिल्टोनियन, इट विल बी गिवन बाय एच नॉट माइनस ओमेगा इनटू आई ऑफ एक्स माइनस डेल्टा। ये पेयरिंग स्ट्रेंथ होती है बेटा पी प्लस प्लस इनटू पी रेस्ट पावर माइनस, ये पेयरिंग का फैक्टर है, ज्यादा डिटेल नहीं, माइनस लैम्डा इनटू एन। ये आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रिगार्डिंग होता है कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं। तो ये आपका क्रैंकिंग हैमिल्टोनियन होता है जिसको आप सॉल्व करने की बात करते हैं। तो पेयर डेल्टा इज द पेयर गैप एंड पी प्लस पी माइनस आर दी क्वाजी पार्टिकल पेयर क्रिएशन एंड एनिहिलेशन ऑपरेटर्स, ये आपके पास ऑपरेटर की तरह एक्ट करेंगे एंड द टर्म माइनस लैम्डा इनटू एन कीप्स द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट। तो ये वाला फैक्टर भी कहीं ना कहीं डोमिनेट कर जाता है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम बेटा क्लोज करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही है कि आपके पास जो बेसिक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है इसको हम थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट करके चलेंगे, बिकॉज लिटरेचर वास्ट है, ओनली एक सिंपल सी टर्म लाइन लिख दी गई है हाई स्पीड स्टेट्स। हाई स्पीड स्टेट्स में बहुत कुछ आ जाएगा, आपके सिलेबस को देखना पड़ेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के चलेंगे कि वहां पे कितना लिटरेचर अवेलेबल है, यहाँ कैसा कैसा मटेरियल आपके एग्जाम में आ रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही हम बात करेंगे। सो आज के लिए आप क्रैंकिंग मॉडल को ढंग से पढ़ लीजिए कि इसके पास हैमिल्टोनियन कैसा बनेगा। एक मैं KID की बुक आपके ग्रुप में ऑलरेडी भेजी हुई है, मोस्टली अगर नहीं भेजी तो मेरे को बता देना, मैं सेंड कर दूंगा। KID की बुक से और जो मैंने नोट्स आपके अपनी बुक नोट भेजी हुई है उसको आप स्टडी कीजिए। मैंने यहाँ पे क्रैंकिंग मॉडल के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके एनर्जी लेवल यहाँ पे डिफाइन नहीं की हुआ है, अदरवाइज क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, वो आप पेपर में बना भी नहीं पाएंगे कभी। ठीक है, सो जो एनर्जी लेवल है यहाँ पे एस एच पी 1g9/2 एस एच आप इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, आपके पास ऑर्बिटल अलग अलग रहेंगे, बिकॉज बट जो एंगुलर मोमेंटम है यहाँ पे आपका गुड क्वांटम नंबर नहीं है। तो उसको आप चेक कर सकते हैं, आप KID की बुक देख लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा लिटरेचर दे रखा है, जितना रेलिवेंट मटेरियल है वो आप उठा सकते हैं वहां से। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो मेरे से बात करिए। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए।